मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, जितनी देर में सच अपने जूते के फीते बांधता है उतनी देर में झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। इसका मतलब यह है कि झूठ की जो रफ्तार होती है वो सच के मुकाबले बहुत तेज होती है। सच धीरे धीरे चलता है और झूठ आग की तरह फैलता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज हम डीएनए की शुरुआत एक फेक न्यूज से करेंगे, यानी झूठ से करेंगे, झूठी खबर से करेंगे जो आग की तरह फैल गई। फेक न्यूज यह है कि आज देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने एक खबर प्रकाशित की कि पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर से घुसपैठ शुरू कर दी है और गलवान में एक बार फिर भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक संघर्ष हुआ है। यह वही जगह है जहां 15 जून 2020 को भी ऐसा ही हिंसक संघर्ष हुआ था दोनों सेनाओं के बीच। इसी रिपोर्ट में यह झूठ भी कहा गया कि चीन ने सीमा के पास रशिया का S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है जो 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में ही मारने की क्षमता रखता है। 400 किलोमीटर का मतलब यह हुआ कि अगर भारतीय वायुसेना का कोई भी विमान लद्दाख में कहीं भी उड़ रहा हो तो यह एयर डिफेंस मिसाइल उसे मारकर गिरा सकती है। इस अखबार में पूर्वी लद्दाख के जिन इलाकों में चीनी सेना की घुसपैठ का दावा किया गया है उनमें पेंगोंग लेक सेक्टर है, डेप्सांग दौलत बेग ओल्डी सेक्टर है, गलवान है और गोगरा हॉट स्प्रिंग के इलाके हैं। बड़ी बात यह है कि इस अखबार ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए प्रकाशित किया कि ये सारी बातें भारतीय सेना के सूत्रों ने ही उन्हें बताई हैं और इनकी पुष्टि भी की है। तो अखबार यह कह रहा है कि इस जो खबर का जो सोर्स है वो भारतीय सेना के सूत्र हैं, जबकि भारतीय सेना कुछ और कह रही है। आज जब यह खबर इस अखबार में छपी तो भारतीय सेना ने इस खबर का खंडन किया और इसे फेक न्यूज बताया। भारतीय सेना ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया जिसमें कहा कि इस लेख में दी गई तमाम जानकारियां गलत हैं और भ्रामक हैं और चीन के साथ जो इस साल फरवरी में डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था वो अब भी टूटा नहीं है, वो कायम है। जबकि इस अखबार ने यह लिखा कि यह समझौता टूट चुका है और चीनी सेना ने गलवान में फिर से हिंसक झड़प की है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर एक तरफ आपके सामने अखबार की यह खबर है और दूसरी तरफ आपके सामने भारतीय सेना की एक प्रेस रिलीज है या सार्वजनिक बयान है जिसमें वो खंडन कर रही है कि यह अखबार की खबर झूठी है, यह कह रही है, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? भारतीय सेना के बयान पर विश्वास करेंगे या अखबार में छपी एक खबर पर विश्वास करेंगे? अब सोचिए, जब यह पता चल गया कि यह एक फेक खबर है, फेक न्यूज है, तब हमारे देश के विपक्षी नेताओं को क्या करना चाहिए था? सीधा सा जवाब है, अपनी सेना पर, भारतीय सेना पर भरोसा करना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने अपनी सेना पर विश्वास करने के बजाय इस फेक न्यूज को न सिर्फ अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया बल्कि इसे आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भी एक कटाक्ष किया, यानी उनसे अपना राजनीतिक हिसाब किताब एक बार फिर से सेटल करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार ने विदेश और रक्षा नीति को देशीय राजनीतिक हथकंडा बनाकर हमारे देश को कमजोर कर दिया है और भारत इतना असुरक्षित कभी नहीं रहा। यानी राहुल गांधी ने देश की सेना पर भरोसा न करके इस अखबार की रिपोर्टिंग पर विश्वास करना ज्यादा बेहतर समझा क्योंकि ये उन्हें सूट करता था और देश की सुरक्षा को लेकर भ्रमित करने वाली इस फेक न्यूज को एक तरीके से वायरल करने में मदद की। अब आज हम आपको यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी के ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स हैं, यानी उन्होंने कितने लोगों तक इस फेक न्यूज को पहुंचाया है। यहां कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो गलती कर रहे हैं वो ये कि वो भारतीय सेना और बीजेपी को एक समझ रहे हैं। वो बीजेपी को अटैक करने के चक्कर में भारतीय सेना को ही अपना प्रतिद्वंदी मानकर चल रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी असल में बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ रही है, जो कि उनका पूरा अधिकार है। वो एक विपक्षी पार्टी के नेता हैं और विपक्षी पार्टी का ये काम होता है कि वो सरकार पर राजनीतिक हमले करती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये उनका अधिकार है, लोकतंत्र ऐसे ही चलते हैं। लेकिन अगर वो ये समझने लगे कि नरेंद्र मोदी पर अटैक करने के लिए या नरेंद्र मोदी की सरकार पर या बीजेपी पर अटैक करने के लिए उन्हें भारतीय सेना पर भी अटैक करना पड़ेगा, तब उन्हें 2 बार इसके बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने अब किया यह है कि उन्होंने भारतीय सेना और बीजेपी को एक साथ एक जगह खड़ा करके
एक साथ मिला दिया है। और जब वो बीजेपी पर अटैक करते हैं तो वो भारतीय सेना पर भी अटैक कर रहे होते हैं। हम कह नहीं सकते कि उन्हें इस बात का एहसास है भी या नहीं। जब वो वैक्सीन को फेक बता रहे होते हैं, भारत की वैक्सीन नीति पर हमला कर रहे होते हैं, तब वो हमारे वैज्ञानिकों पर भी हमला करते हैं, हमारी व्यवस्था पर भी हमला करते हैं, और उन्हें यह लगता है कि वो सिर्फ मोदी पर अपना निशाना लगा रहे हैं, जबकि वो ये सब करते हुए हमारे देश की सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिकों का मनोबल गिराते हैं, डॉक्टरों का मनोबल गिराते हैं। यानी हमारे देश में जो लोग भी मेहनत करके इस देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय कर रहे हैं। और उन्हें गलतफहमी यह है कि बीजेपी जो है वही भारतीय सेना को संचालित करती है, इसलिए भारतीय सेना पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। अब भारतीय सेना के सामने समस्या यह आ रही है कि एक वर्ग ऐसा है जो अपने ही देश में रहता है, वो भी हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है, और दुश्मन जो सीमा के पार है वो भी हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है, और हमारे सैनिकों को दोनों फ्रंट्स पर लड़ना पड़ रहा है। अब हमारे सैनिक अपने देश के अंदर राहुल गांधी से लड़ रहे हैं, और देश के पार बॉर्डर पर चीन से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। यानी दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। एक तरफ से राजनीतिक फायरिंग हो रही है और दूसरी तरफ से असली गोलियों की फायरिंग हो रही है। आज जब भारत में ये फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, उस समय तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का समिट चल रहा था, और वहां भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक मुलाकात भी हुई। और इस बैठक में दोनों देशों ने यथास्थिति को बरकरार रखने पर अपनी सहमति दी, और विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी कहा कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किसी भी तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। अब आपको बताते हैं कि जब राहुल गांधी इस तरह की फेक न्यूज को ट्वीट करते हैं तो क्या होता है। ट्विटर पर, क्योंकि आज उन्होंने ये खबर ट्वीट की है ट्विटर पर, तो ट्विटर पर राहुल गांधी के फॉलोअर्स की जो संख्या है वो है करीब 1,92,00,000 के आसपास, यानी लगभग 2 करोड़ लोग मान लीजिए वो उन्हें फॉलो करते हैं। अब आप सोचिए, कम से कम 2 करोड़ लोगों तक देश का एक नेता जो अपने आप को देश का भावी प्रधानमंत्री मानता है, जो पार्टी कहती है कि ये देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, वो नेता अपने करोड़ों फॉलोअर्स तक एक फेक न्यूज को पहुंचाता है और उस फेक न्यूज को वायरल बना देता है। और सोचिए एक साथ कितने लोगों तक ये खबर पहुंची होगी, और इसे लेकर लोगों के मन में कितने बड़े पैमाने पर गलतफहमी और डिसइंफॉर्मेशन पैदा हुई होगी। फेक न्यूज का राजनीतिक इस्तेमाल सिर्फ सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए नहीं होता, बल्कि इस तरह की फेक न्यूज चुनावों से लेकर सामाजिक वर्ग को प्रभावित करने के लिए भी अक्सर गढ़ी जाती हैं, और दुनिया भर में इनका इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में नेता भी इसका इस्तेमाल करते हैं गलतफहमी फैलाने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, हमारे देश में वैक्सीन को लेकर कितनी फेक न्यूज फैलाई गई, और उसमें हमारे ही देश के बहुत सारे विपक्षी नेताओं का भी हाथ था। हमारे देश में चीन को लेकर कितनी फेक न्यूज फैलाई गई, वो भी विपक्षी नेताओं ने फैलाई। हमारे देश में वैक्सीन को लेकर कितनी फेक न्यूज फैलाई गई, वो भी हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने ही फैलाई, जिसमें उन्होंने ये कहा शुरुआत में कि ये वैक्सीन सही नहीं है, उस पर शक जाहिर किया, और ये भी कहा कि ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, जबकि वो वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई थी, हमारे देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाई, उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। दुनिया भर में की गई बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि फेक न्यूज से चुनाव तक जीते जा सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकते हैं, किसी व्यक्ति की छवि पूरी तरह से खराब की जा सकती है, दुष्प्रचार करके किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किसी प्रोडक्ट को बाजार से बाहर किया जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी देश की इज्जत को भी बर्बाद किया जा सकता है, जैसा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत के बारे में कई बार करता रहा है, कोशिश करता रहा है। आपको याद होगा सितंबर 2017 में पाकिस्तान की UN रिप्रेजेंटेटिव मलिहा लोधी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में फिलिस्तीन की एक लड़की की तस्वीर दिखाकर यह कहा था कि यह लड़की जम्मू कश्मीर की है, जबकि यह एक फेक न्यूज थी। और बड़ी बात यह है कि यह फेक खबर भारत में भी खूब वायरल हुई थी, और विपक्षी नेताओं, बुद्धिजीवियों और हमारे ही देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने इस खबर को अपने ही देश में ट्रेंड कराया था, जबकि यह फेक न्यूज थी। आपको यह भी याद होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण दे रहे थे, और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी, उसमें भी उन्होंने अपने भाषण में और अपनी प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी के बयानों का सहारा लिया था। तो सोचिए,
फेक न्यूज से सांप्रदायिक तनाव भी पैदा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 15 अगस्त 2012 को जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय उत्तर पूर्व भारत के हजारों युवा बेंगलुरु शहर छोड़कर भाग रहे थे और यह फेक न्यूज फैली थी उस दिन कि स्वतंत्रता दिवस खत्म होते ही बेंगलुरु में उत्तर पूर्व भारत के लोगों को निशाना बनाया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ये फेक न्यूज थी। इसके अलावा फेक न्यूज की मदद से देश के चुनावों को भी प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2016 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में लोगों को उनके फेसबुक अकाउंट्स पर लगातार फेक न्यूज भेजी जा रही थी ताकि उनके मन में कुछ खास नेताओं और पार्टियों के प्रति गलत धारणा बनाई जा सके। इसलिए फेक न्यूज को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। अमेरिका के MIT की एक रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया पर सच्ची और सही जानकारी वाली खबरों के मुकाबले फेक न्यूज 70 गुना तेजी से फैलती है और फेक न्यूज कहीं ज्यादा बार रीट्वीट की जाती है। इसी तरह सही खबरों की तुलना में फेक न्यूज 6 गुना तेजी से 1500 लोगों तक पहुंचती है। असल में फेक न्यूज एक फ्यूल यानी ईंधन की तरह होती है और इसके हिट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसा कंटेंट ज्यादा लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ खींचता है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पहली बार भारतीय सेना का मनोबल कमजोर करने वाली ऐसी फेक न्यूज को प्रसारित किया हो। पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, जिससे चीन की सेना बहुत खुश होती है, चीन का मनोबल बहुत ऊंचा होता है और भारत की सेना का मनोबल गिरता है, क्योंकि इस तरह की तमाम फेक न्यूज़ से ये संदेश जाता है कि चीन की सेना बहादुर है और हमारे इलाके पर एक के बाद एक कब्जा करती जा रही है, और ये इंप्रेशन भी पैदा होता है कि भारतीय सेना कमज़ोर है, जबकि ये सच नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ है और इसका संक्रमण भी उतना ही खतरनाक है जितना कोरोना वायरस का है।